हेलो। हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। अभी तक हमने क्या कहते हैं कि पढ़ा था मेमोरी क्या होती है क्या नहीं। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग की जब हम मेमोरी करते हैं तो लगभग लगभग क्या होता है कि हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा याद हो जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें रिकॉल करना पड़ता रहता है। हाउएवर वी कैन नॉट रिलाई ऑन आवर मेमोरी कंप्लीटली। हम अपने मेमोरी के ऊपर क्या कहते हैं पूरी तरीके से भरोसा नहीं होते। हमें नोट्स वगैरह बनानी पड़ती है, हमें नोट्स बनाना पड़ता है इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही नोटबुक वगैरह रजिस्टर वगैरह, तो ऐसे ही कंप्यूटर के पास में भी दो टाइप की मेमोरी है। एक का नाम है प्राइमरी मेमोरी और एक का नाम है सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर के पास भी दो टाइप की मेमोरी है। एक का नाम है प्राइमरी मेमोरी और एक का नाम है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या कहते हैं कि इसेंशियल, इट इज अ इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। प्राइमरी मेमोरी का मैंने बताया था कि क्या कहते हैं कि जब डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को प्राइमरी मेमोरी में डेटा कब स्टोर किया जाता है? प्रोसेसिंग से पहले। प्रोसेसिंग होने से पहले डेटा को कहाँ पे स्टोर किया जाता है? प्राइमरी मेमोरी। फिर उसके बाद में सीपीयू क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। ध्यान रख लेना कि सीपीयू जो होता है प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। पेपर में पूछा जाएगा कि प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखो। ओके। प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो रीड एंड राइट ऑपरेशन कर सके। रीड एंड राइट का मतलब होता है कि मेमोरी से डायरेक्ट डेटा उठा सके और मेमोरी में डायरेक्ट डेटा डाल सके। तो प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू एक दूसरे से डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इट इज अ टू टाइप। प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप। प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप की है, एक है रैम एक है रोम। ठीक है। अगर मैं देखूं कि पूरी मेमोरी जितनी भी मेमोरी है, अगर मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, मेमोरी को ऐसे डिवाइड किया जाए दो पार्ट में, तो एक आ जाएगा प्राइमरी। प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय, ये क्या होते हैं? डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू। सीपीयू इनसे क्या होता है कि डायरेक्टली बातचीत करता है, यानी कि इनसे इंफॉर्मेशन लेता है। अब प्राइमरी मेमोरी में भी दो है, एक है रैम एक है रोम, एक है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, इसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे नो डायरेक्ट एक्सेस बाय सी। सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पे नहीं होता। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। रैम जो होता है वो वोलाटाइल मेमोरी है। रैम वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब ये हुआ कि जब तक इसमें पावर सप्लाई होगा तब तक तो इसके ऊपर पास डेटा रहेगा, लेकिन जैसे ही इसका पावर सप्लाई गया वैसे ही जितने भी डेटा इनको रैम में होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। तो रैम जो होता है वो वोलाटाइल मेमोरी है। रैम वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल होने का मतलब ये होता है, वोलाटाइल होने का मतलब ये है कि जब तक पावर है तब तक तो लाइट, जब तक पावर है तब तक तो उसमें क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन है रैम में। लेकिन जैसे ही वो पावर चला गया रैम से इंफॉर्मेशन उड़ जाता है। ठीक है। रैम का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको पता चल चुका है कि रैम क्या होता है। हाँ, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके। तो रैम, but soon as power supply is turned off, all the components of RAM are wiped out. It is used to store the data temporarily. तो यानी कि डेटा को टेम्पोरेरी यूज करना है, डेटा को टेम्पोरेरी स्टोर करना है, तो कहाँ पे स्टोर करोगे? रैम में। वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग, ये तब किया जाता है जब कंप्यूटर में काम करते हो। तो जब आप कोई चीज टाइप करते हो ना, तो सीधे कहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाएगा डेटा तुम्हारा? वो जाता है जब कंप्यूटर काम भी कर रहा होता है तब भी डेटा तुम्हारा स्टोर कहाँ पे हो जाता है? रैम में। Whenever the computer is started or software application is launched, the required program data are loaded into RAM. तो जब तुम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो या कोई चीज को या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को लॉन्च करना चाहते हो, तब भी तुम्हारा डेटा पहले आकर के वो रैम में बैठे। सबसे पहले डेटा को लोड किया जाएगा रैम में। हाँ, अगर डेटा को प्रोसेसिंग में लाना है, डेटा को प्रोसेसिंग में लाना है तो पहले उसको लोड करना पड़ेगा रैम में लोड करना। ओके। रैम इज यूजुअली रिफर्ड एज मेन मेमोरी। रैम को ही मेन मेमोरी ज्यादातर लोग बोल देते हैं। और ध्यान में रख लो कि रैम जो होता है वो फास्टर होता है सेकेंडरी मेमोरी से। जो सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं
रैम उससे क्या होता है, फास्टर होता है, रैम उससे क्या होता है, फास्टर। अब हम बात कर लेते हैं रोम। तो रोम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रोम का फुल फॉर्म पूछा जाए। तो रोम का जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी जो है होता है ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही अगर पावर चला जाए या पावर अगर हम ऑफ कर दें, तब भी क्या कहते हैं कि इसके कंटेंट कभी भी डिलीट नहीं होंगे, इसके कंटेंट डिलीट नहीं होते, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी के कंटेंट डिलीट नहीं होते हैं। इतना बात आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज। ये परमानेंट स्टोरेज है, लेकिन ये फास्टर परमानेंट स्टोरेज होगा, ठीक है। तो यानी कि कहते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस से क्या कहते हैं कि फास्टर होता है। एंड कंटेंट्स आर रेयरली चेंज। अच्छा, इसमें वही चीजें यूज की जाए, इसमें वही चीजें स्टोर की जाती हैं जिसके कंटेंट जल्दी चेंज ना करने हो, जिसके कंटेंट जल्दी चेंज ना करने हो, इसमें वही चीजें स्टोर की जाती है, ओके। इतना बात समझ में है। इसमें कौन सी चीजें स्टोर की जाएंगी, जिनका कंटेंट जल्दी ना चेंज हो। अब इसमें क्या कहते हैं कि जैसे स्टार्टअप प्रोग्राम, तो कई बार में पूछा जाएगा स्टार्टअप प्रोग्राम को कहाँ पे स्टोर किया जाता है। स्टार्टअप प्रोग्राम को कहाँ पे स्टोर किया जाता है, स्टार्टअप प्रोग्राम को कहाँ पे यूज किया जाता है, बोट लोडर को कहाँ पे, रोम में बताया जाता है, हाँ, ठीक है। कहाँ पे, रोम में क्या कहते हैं कि रोम में होता है, रोम में स्टार्टअप प्रोग्राम या बूट लोडर कहाँ पे होता है, रोम में होता है। स्टार्टअप प्रोग्राम या बूट लोडर कहाँ पे होता है, रोम में होता है, ओके। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। इतना बात आपको सीधे समझ में आ चुकी है। अब आगे, आगे, हाँ। मैं ये बता रहा था टाइप्स। अब कभी कभी यहाँ पे इनके भी टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, इनके भी टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रोम, टाइप्स ऑफ रोम पूछ लिया जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रोम मेमोरी, टाइप्स ऑफ रैम मेमोरी। तो देखो टाइप्स ऑफ रैम में दो, टाइप्स ऑफ रैम मेमोरी जो होती है वो दो होती है, ठीक है। रैम की दो टाइप्स हैं, कौन कौन से, एक है एस रैम, टाइप्स ऑफ रैम। रैम के कितने टाइप्स हैं, दो टाइप के। एक का नाम है एस रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, और एक का नाम है डी रैम। एस रैम और डी रैम, डायनेमिक रैम। तो एस रैम में क्या होता है, जब मैं बात करता हूँ एस रैम में, एस रैम में क्या होता है कि जब तक पावर सप्लाई किया जाएगा तब तक उसमें डेटा रहेगा। जब तक उसमें पावर सप्लाई किया जाता है तब तक डेटा रहता है। और इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट पावर की जरूरत है, कांस्टेंट पावर की जरूरत होती है, ओके। और जब मैं बात करता हूँ डी रैम की, डी रैम की क्या होती है कि इसमें, डी रैम में क्या होता है, कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं। डी रैम में क्या यूज किए जाते हैं, कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं, जो डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और ये क्या होता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ में इसमें डेटा लूज होता रहता है, टाइम के साथ में इसमें डेटा लूज होता रहता है। इसमें क्या होता है कि डेटा कॉन्स्टेंटली स्टोर रहता है, इसमें डेटा कॉन्स्टेंटली स्टोर रहता है, इसमें डेटा धीरे धीरे लूज होता रहता है, ठीक है। इतना बात समझ में है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। एस रैम और क्या कहते हैं कि, एस रैम और डी रैम समझ आ गया। एस रैम और डी रैम के बीच में डिफरेंस समझ आया कि नहीं समझ आया, कि एस रैम का काम क्या होता है। एस रैम और डी रैम की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे अंतर ही लिख लो, एस रैम और डी रैम। इसमें क्या होता है, लोअर एक्सेस टाइम, इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो लोअर होता है। इसका मतलब क्या होता है, फास्टर है। इसका में क्या होगा, इसमें क्या कहते हैं कि हायर एक्सेस टाइम। इसका मतलब ये स्लोअर है, स्लोअर देन, और ये कहते हैं फास्टर देन डी रैम।
ये कॉस्टलियर होता है, महंगा। जितना फास्टर मेमोरी होगी उतनी महंगी होगी, ये ध्यान रखना। कॉस्टलियर देन डी रैम, चीपर देन डी रैम, एस रैम से सस्ता होगा। फिर उसके बाद में कांस्टेंट पावर सप्लाई रिक्वायर्ड, कांस्टेंट पावर सप्लाई, इसमें क्या होता है, हमेशा पावर सप्लाई की। ठीक है, यानी कि दिस मीन्स इट कंज्यूम्स मोर पावर, इट कंज्यूम्स मोर पावर, यानी कि इसको ज्यादा पावर चाहिए। वहीं पे इसकी बात कर लेते हैं, तो रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन, इसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा नहीं होती, रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन, इसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। यार, spelling, ठीक है, इसमें पावर कम ज्यादा कम यूज होगी। लो पैकेजिंग डेंसिटी, पैकेजिंग ज्यादा नहीं होती, लो पैकेजिंग डेंसिटी। नहीं होता हाई पैकेजिंग डेंसिटी, बस इतना ध्यान में रखो। और टाइप्स ऑफ रोम, अब अगला जो क्वेश्चन आ जाता है, टाइप्स ऑफ रोम, रोम मेमोरी के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रोम मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म आपको पता ही है कि रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म आपको पता ही है कि रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम में क्या हो सकता है, एक हो जाएगा पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर एक होता है ई पी रोम, तो आपकी ये हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल, इसको हम इरेज कर सकते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, डबल ई पी रोम, डबल ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये ध्यान रख लेना। तो ये टाइप्स ऑफ रोम हो गए, टाइप्स ऑफ, हाँ, ये सब हो गए। अगला जो एक मेमोरी आती है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी भी काफी फास्टर मेमोरी होती है। कैश मेमोरी भी क्या कहते हैं कि फास्टर मेमोरी होती है। कैश मेमोरी जो होती है सेकेंडरी स्टोरेज से फास्टर है, बट प्राइमरी से स्लोअर होती है। ठीक है, कैश मेमोरी जो होती है प्राइमरी से फास्टर होती है, सॉरी, सेकेंडरी से फास्टर होती है। रैम इज, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, रैम इज फास्टर देन, रैम की जब मैं बात करता हूँ रैम की, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज से तो फास्टर थी, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर से काफी स्लो थी, कंप्यूटर प्रोसेसर से काफी स्लो थी। इसलिए इसलिए क्या किया गया, बिकॉज ऑफ रैम अ सीपीयू में हैव टू स्लो डाउन। तो अब रैम की जो स्पीड है कंप्यूटर सीपीयू के हिसाब से क्या है, स्लो है। रैम की स्पीड जो है वो सीपीयू के हिसाब से स्लो है।
तो इसलिए इसलिए स्पीड अप बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, मतलब स्पीड को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, ऑपरेशन के स्पीड को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, सीपीयू में एक वेरी हाई स्पीड मेमोरी लगा दी, जिसको हम बोल दिए कि कहते हैं कि कैश मेमोरी। तो देखो कैश मेमोरी जो होती है वो कहाँ पे लगती है, कैश मेमोरी की मैं बात बता रहा हूँ। तो कैश मेमोरी क्यों यूज किया गया, टू स्पीड अप द कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है यहाँ पे यूज की, जैसे मान लो ये रैम, ये प्राइमरी मेमोरी है और ये सीपीयू है। प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में क्या लगा दिया गया, कैश मेमोरी। क्या मैंने बताया, प्राइमरी, प्राइमरी और सीपीयू के बीच में क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में क्या लगा दिया गया, कैश मेमोरी, ताकि ताकि क्या कहते हैं कि डेटा का ट्रांसफर तेजी से हो जाए, टू स्पीड अप दी ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के स्पीड अप करने के लिए, और स्पीड ऑपरेशंस को स्पीड अप करने के लिए क्या किया गया, हाँ, वेरी हाई स्पीड लगा दिया गया किसके, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के लिए। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि कैसे कहाँ पे होती है, कैसे जो होती है वो हमेशा सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कौन क्या है, कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी जो है सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में होती है। इसकी स्पीड क्या कहते हैं कि रैम से ज्यादा होती है, कैश मेमोरी की स्पीड जो होती है, कैश मेमोरी की स्पीड जो होती है रैम के से ज्यादा भी होती है। और रैम की, ठीक है, रैम की स्पीड रोम से ज्यादा होती है, और इन सब की स्पीड किससे ज्यादा होती है। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना, फिर से मैं एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे ये नोट करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या, सबसे ज्यादा स्पीड रजिस्टर्स की होगी, किसकी होगी, रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के बाद में कैश मेमोरी की स्पीड ज्यादा होगी, कैश मेमोरी के बाद में क्या कहते हैं कि रैम की स्पीड ज्यादा होगी, रैम से फिर क्या कहते हैं कि रोम की ज्यादा होगी, और रोम से फिर सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो, क्या, रजिस्टर्स की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फिर कैश मेमोरी की, कैश मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी, और फिर क्या कहते हैं कि सेकेंडरी, चाहे जो इसमें से दोनों बातें सही है, दोनों ही सही है, तो सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से पूछा जाता रहता है चीजें। हाँ, इट स्टोर्स, ये ये डेटा को क्या कहते हैं कि जो चीजें जल्दी जल्दी एक्सेस की जाती है उनको स्टोर करके रखता है। जो कैश होता है ये क्या कहते हैं कि जो डेटा अभी जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस जो डेटा होती है, फ्रिक्वेंटली एक्सेस कॉपीज ऑफ डेटा को ये स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। दस रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम, ठीक है, ये एक्सेस टाइम को हटा, ये एवरेज एक्सेस टाइम को कम कर देता है, कि प्राइमरी मेमोरी से एवरेज एक्सेस टाइम को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर मान लो कि अगर उसको डेटा सीपीयू में मिला तब तो अगर सबसे पहले, अगर सीपीयू को कोई डेटा चाहिए, सीपीयू को कोई डेटा चाहिए, तो सबसे पहले किस में चेक करेगा, सीपीयू को अगर कोई डेटा चाहिए तो सबसे पहले वो कैश में चेक करता है। सीपीयू को कोई डेटा चाहिए, मान लो कोई प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई डेटा चाहिए, तो वो सबसे पहले कैश मेमोरी में चेक करेगा। अगर कैश मेमोरी में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो फिर अब क्या कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में चेक करेगा। अगर कैश मेमोरी में नहीं मिला तब प्राइमरी मेमोरी में चेक करता है, अगर प्राइमरी मेमोरी में नहीं मिला तब जाकर के वो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को लाता है। तो ये सारी बातें यहाँ तक हमें समझ में आ चुकी है, ओके। व्हेन द सीपीयू नीड्स एक्सेस मेमोरी इट फर्स्ट एग्जामिन द, कहते हैं पहले कैश में चेक करता है, अगर कैश में मिला तब तो ठीक है, अगर कैश में नहीं मिला तो प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी की बात करें।
सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, लिमिटेड कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी में भले ही हमने क्या कहते हैं रैम रोम वगैरह यूज कर रखा है, लेकिन इनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या कहते हैं कि एक ऑक्सिलरी मेमोरी की, ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी की, जो परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सके, जो परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सके और ज्यादा डेटा को स्टोर कर सके, परमानेंटली भी और ज्यादा भी डेटा को स्टोर कर सके। इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो सेकेंडरी मेमोरी की। इसके लिए हमें फिर क्या चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलाटाइल, जैसे रैम नॉन वोलाटाइल थी वैसे सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वोलाटाइल होती है। और इसका जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। रैम इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, लार्जर कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा होती है। और ध्यान रख लो, ये स्लोअर भी होती है और सस्ती भी होती है। मेन मेमोरी से या प्राइमरी मेमोरी से सस्ती भी होती है और क्या कहते हैं कि स्लोअर भी होती है, बट इट कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। तो क्या ये डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है क्या सीपीयू से? तो नहीं। प्राइम सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकता है। कंटेंट्स ऑफ सीपीयू पहले क्या कहते हैं कि रैम में लाया ना पड़ेगा, तब जा करके, अगर मान लो कि सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा रखा होगा, अगर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है तो पहले उसको प्राइमरी मेमोरी में लाना होगा, तभी जा करके वो डेटा को एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी। एचडीडी का फुल फॉर्म पूछ लेंगी मैडम तो बता देना, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि एच, हाँ, इसके अलावा और क्या हो सकता है, डीवीडी। हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद में क्या हो सकता है कि डीवीडी या सीडी। हाँ, सीडी डीवीडी इन सब का यूज कर किया जाता है। सीडी डीवीडी भी क्या कहते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। मेमोरी कार्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। दीज डेज ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म याद करो, एसएसडी लिख लो, एसएसडी। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि डाटा का ट्रांसफर को फास्टर सपोर्ट करता है। ये डाटा को ट्रांसफर बड़े आसानी से करता है, ठीक है। हार्ड डिस्क से ज्यादा जल्दी से डाटा ट्रांसफर करता है कौन? पेपर में पूछा जा सकता है कि हार्ड डिस्क ज्यादा तेजी से डाटा ट्रांसफर करेगा या सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है वो ज्यादा तेजी से डाटा को ट्रांसफर करता है। द डाटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर्स हैव बिकम easier and simpler due to availability of small size and portable flash या पेन ड्राइव, ठीक है। फ्लैश या पेन ड्राइव से जब से आ गए तब से डेटा को ट्रांसफर करना बड़ा ही आसान हो चुका है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, जितने भी हैं, ये सब जो इतने भी एग्जाम्पल हैं स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल। ओके। अब हमारा जो अगला जो प्रोसेस आता है, अब हमें डाटा को प्रोसेस करना है। डाटा को प्रोसेस करना पड़ेगा तो पहले डेटा को कैप्चर करना पड़ेगा। डेटा को कैप्चर करना पड़ेगा फिर उसको स्टोरेज करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। यानी कि अगर हमें डेटा को प्रोसेस करना होगा सबसे पहले हमें उसको कैप्चर करना पड़ेगा। कैप्चर करने के बाद में हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करेंगे क्यों? ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। उसको हम स्टोर क्यों करेंगे? ताकि हम उसको फ्यूचर में स्टोर यूज कर सकें। और जब हमें डेटा को प्रोसेस करना होता है तो हमें उसको फिर रिट्रीव करना पड़ता है। कहाँ से रिट्रीव करना पड़ेगा? डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करना पड़ेगा ना। क्या, अगर हम जब हमें डेटा को प्रोसेस करना होगा तो डेटा को फिर रिट्रीव करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है डेटा कैप्चरिंग। क्या? डेटा कैप्चरिंग का मतलब होता है गैदरिंग ऑफ डेटा या कलेक्टिंग ऑफ डेटा वगैरह होगा, ठीक है। यानी कि जब हम गैदर करते हैं डेटा इन डिजिटल फॉर्म को कैसे बोला जाता है, डेटा कैप्चरिंग। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डेटा कैप्चरिंग, तो डेटा कैप्चरिंग का मतलब होता है इट इज अ गैदरिंग ऑफ डेटा इन अ डिजिटल फॉर्म, ठीक है। डेटा में भी कैप्चर्ड यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड का यूज करके हम डेटा कैप्चर कर सकते हैं। बार कोड रीडर्स का यूज करके डेटा, ये बार कोड होता नहीं है जब दुकान दुकान पे जाओ तो खरीदते किसी सामान, तो बार कोड रीडर से क्या कहते हैं कि वो डेटा को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। रिमोट सेंसर का यूज करके हम डेटा को क्या कहते हैं कि, हाँ, रिमोट सेंसर्स ऑन अर्थ सैटेलाइट्स वगैरह यूज करके हम डेटा को क्या कहते हैं कि यूज कर सकते हैं। हाँ, यानी कि हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स, हाँ, कमेंट्स वगैरह क्या कहते हैं, कमेंट्स, जो भी कमेंट्स या पोस्ट वर्क, हाँ, ओवर मल्टीपल सोशल मीडिया, इनसे भी हम कैप्चर डेटा को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि डेटा कैप्चरिंग में क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि हेट्रोजेनिटी, अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। डेटा
डेटा कैप्चरिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है जब डेटा अलग अलग टाइप के होते हैं तब समस्या आती है। डेटा स्टोरेज क्या होता है? जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आगे प्रोसेस करने के लिए हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग कैप्चर डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर। तो अब इसमें क्या करते हैं कि हम कैप्चर्ड डेटा को स्टोर करते हैं, कैप्चर्ड डेटा को स्टोर करते हैं ताकि उन हम उनको क्या कहते हैं कि बाद में उनका क्या कर सके, उनका हम क्या कर सके, प्रोसेसिंग कर सकें। ठीक है, इस डाटा स्टोरेज का मेथड होता है जिसमें स्टोर करते हैं ताकि हम उनको बाद में प्रोसेस कर सकें। हाँ, डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट वेरी हाई, क्योंकि डेटा को बहुत ज्यादा तेजी से प्रोड्यूस, हाँ, डेटा जो प्रोड्यूस किए गए हैं भाई बहुत तेजी से, आजकल आजकल देखो क्या होता है, 1 सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा डेटा बन जाता है। ठीक है, 15 सेकंड के अंदर देखो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया वगैरह यूज कर रहे हैं, तो डेटा स्टोरेज जो हो चुका है वो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो चुका है कि कौन सा डेटा स्टोर करना है, कौन सा डेटा स्टोर नहीं करना है। क्योंकि हमें पता है कि डेटा को हम स्टोर करेंगे तो हमें मेमोरी लगेगी और मेमोरी कॉस्टली होगी। मेमोरी क्या होती है, कॉस्टली होती है। इसलिए हम हमेशा चाहेंगे कि डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस हैज हेल्प्ड इन द सिंप्लीफाइंग टास्क। तो धीरे धीरे जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनका टास्क, उनका जो जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा आसान हो गया है। नहीं तो डेटा को स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। डेटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। देखो डेटा समय के साथ साथ में धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज ही होता जा रहा है। डेटा जो हो रहा है वो समय के साथ साथ में क्या होता जा रहा है, इंक्रीज ही होता जा रहा है। डेटा समय के साथ साथ में क्या हो रहा है, डेटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, हाँ, विद टाइम, टाइम के साथ में डेटा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। हेंस द स्टोरेज डिवाइसेस आल्सो रिक्वायर अपग्रेडेड, यानी कि उनको भी अपग्रेड करना जरूरी है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे क्या कहते हैं कि डेटा सर्वर्स यूज किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है, डेटा सर्वर्स यूज किए जा रहे हैं। डेटा सर्वर्स किस लिए यूज किए जा रहे हैं, डेटा सर्वर्स इसलिए यूज किए जा रहे हैं ताकि फास्टली डेटा को एक्सेस किया जा सके और डेटा को स्टोर किया जा सके। ठीक है, हाँ, कंप्यूटर्स विद लार्जर एंड फास्टर स्टोरेज नोन एज डेटा सर्वर। तो आपसे पूछा जाएगा डेटा सर्वर्स क्या होते हैं। डेटा सर्वर्स का मतलब होता है जहाँ पे लार्जर और फास्टर स्टोरेज सर्विस है। ठीक है, ये होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। सच डेडिकेटेड कंप्यूटर्स हेल्प इन प्रोसेसिंग डेटा एफिशिएंटली। इसकी वजह से क्या होता है कि डेटा बड़े आसानी से क्या कहते हैं कि स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इतना बात समझ में। हाउएवर द कॉस्ट of setting up the data servers as well as maintenance is high। तो डेटा सर्वर्स को सेटअप करना और उसका मेंटेनेंस करना भी क्या कहते हैं कि बहुत ही हाई काम है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आए। अब अगला आता है डेटा रिट्रीवल। अगला आ जाता है डेटा रिट्रीवल, कि डेटा को हम रिट्रीव कैसे करें। जब हमने डेटाबेस में डेटा को रख दिया तो उसको क्या करना है, रिट्रीव भी तो करना पड़ेगा। रिट्रीव क्यों करना पड़ेगा, जब हमें उसको जरूरत लगेगी। मान लो कि आपने कोई भी डेटा, आपने मान लो कि आपने कोई फोटो या वीडियो डाल दी किसी डेटाबेस में, तो जब उसको देखना होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसको रिट्रीव करना होता है। तो फेचिंग ऑफ डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस, जब स्टोरेज डिवाइसेस से आप डेटा को फेच करते हो तो इसे ही बोला जाता है डेटा रिट्रीवल। मान लो आपने किसी भी फोन में डेटा को स्टोर कर दिया, सेव कर दिया, अब उसको क्या कहते हैं कि फिर से अब उस डेटा को यूज करने के लिए जब हम फेच करते हो, उसको डेटा को यूज करने के लिए जब फेच करते हो तो उसे क्या बोला जाता है, डेटा रिट्रीवल। ठीक है, डेटा रिट्रीवल। अ डेटाबेस एज डेटाबेसेस ग्रो चैलेंजेस इन्वॉल्व इन सर्च एंड रिट्रीवल। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगने लगता है, जैसे जैसे डेटाबेस बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे क्या कहते हैं कि आपको क्या कहते हैं कि डेटा एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मिनिमाइजिंग डेटा एक्सेस टाइम इज क्रूशियल फॉर फास्टर डेटा प्रोसेसिंग। अगर डेटा प्रोसेसिंग तेजी से करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर डेटा प्रोसेसिंग हमें तेजी से करना है तो फिर क्या कहते हैं कि उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, डेटा क्या कहते हैं कि टाइम को, एक्सेस टाइम को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ओके, अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। तो देखो क्या होता है, कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं तो फिर हम उनको डिलीट करना पड़ता है। कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। उसे हमें क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। तो डिलीशन, हाँ, डेटा, तो कभी कभी डेटा इज डिलीशन द बिगेस्ट थ्रेट्स एसोसिएटेड विद, जो सबसे बड़ा डर है इसके साथ में डेटा डिलीशन का। कि देखो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, द स्टोरेज डिवाइसेस कैन मैन्युफैक्चर। कभी कभी क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस खराब हो जा सकती है या कभी कभी वो क्रैश हो सकती है, तो इसकी वजह से डेटा क्या होता है, अपने आप डिलीट हो सकता है, अपने आप डिलीट हो सकता है। तो तो यूजर कैन एक्सीडेंटली इरेज द डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। हो सकता है कि कभी कभी यूजर से ही गलती से वो डेटा डिलीट हो चुका,
यूजर से ही गलती से डेटा डिलीट हो गया, जो डिलीट नहीं करना चाहता वो डेटा डिलीट हो गया। और कभी कभी क्या हो सकता है, किसी और पर्सन ने उसके डेटा को डिलीट कर दिया हो, किसी हैकर ने उसके डेटा को डिलीट कर दिया हो। तब तब क्या कहते हैं कि यानी डिलीटिंग डिजिटली स्टोर्ड डेटा मीन चेंजिंग द डिटेल्स ऑफ द डेटा और बिट लेवल। मतलब कि देखो क्या होता है कि जब हम डेटा को डिलीट कर रहे होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं कि जो डिटेल्स है डेटा की उसको चेंज कर रहे हैं। हाँ, डेटा के डिटेल्स को हम चेंज करते हैं। देयरफॉर व्हेन एनी डेटा इज सिंपली डिलीटेड इट्स एड्रेस एंट्री ही इज मार्क्ड एज फ्री। मान लो कि ये एक है, समझ लो कि एक मेमोरी है। मेमोरी में ऐसे समझ लो बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे मान लो कोई डेटा ये डी स्टोर है। अब मुझे इस डी को डिलीट करना है। इस डी को डिलीट करना है तो इसका जो एड्रेस होगा वो मैं हटा दूंगा। उस एड्रेस से इसको मैं फ्री कर दूंगा। लेकिन जब कोई यहाँ पे आकर के स्टोर होगा, जब तक कोई यहाँ पे आके स्टोर नहीं हुआ तब तक ये पड़ा रहेगा। जब कोई आकर के यहाँ पे स्टोर हुआ, फिर से ई आ गया, तब ये क्या कहते हैं कि जाकर के हट जाएगा। ठीक है। that much space is shown empty to the user without actually deleting data। तो जब हम डिलीट करते हैं तब तो वो क्या कहते हैं कि डिलीट नहीं करता, बस केवल वो फ्री मेमोरी हमें फ्री दिखाता है। जब हम इसको डिलीट करेंगे, जैसा कि मैंने फिर से बता रहा हूँ, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं क्या कहते हैं कि यहाँ से जो डी लिखा है, इस डी को मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। डिलीट कर दूंगा तो क्या ये डी यहाँ से हट जाएगा क्या? नहीं, बल्कि हमें ये दिखाने लगेगा भैया पहले देखो। अभी इसमें, अभी समझना, ये समझो कि क्या कहते हैं कि ये एक मेमोरी है। हाँ, इसमें कितने बॉक्सेस हैं मैं बता देता हूँ। 4, 4, 8, 4, 12 बॉक्सेस हैं। मैंने बताया कि यहाँ पे डी है। अब वो दिखा रहा है कि आपके पास में 11 बॉक्सेस, 11 बॉक्सेस खाली हैं। जब मैं इस डी को डिलीट कर दूंगा तो क्या करेगा? क्या वो इस डी को यहाँ से हटा देगा? नहीं, वो डी को हटाएगा नहीं। बस मुझे दिखाएगा कि आपके पास 12 बॉक्सेस खाली आफ्टर डिलीशन। जब तक यहाँ पे कोई और चीज नहीं आ जाएगा तब तक वो इसको हटाएगा नहीं। ठीक है, इतना बात समझ में आया? ये मेरे कहने का मतलब है कि डिलीट के पहले वो मुझे 11 बॉक्सेस दिखा रहा था, लेकिन हमने जब बोला कि मैंने डी डिलीट कर दिया तो मुझे 12 बॉक्सेस दिखा दिया। 12 बॉक्सेस तो दिखा तो रहा है, लेकिन एक्चुअल में डी को डिलीट नहीं करता। डिलीट डी तभी डिलीट होता है जब कोई और डेटा वहां पे आकर के स्टोर होता है। तो इसको बता, ठीक है। अब मान लो कि कभी कभी डेटा गलती से डिलीट हो गया। हाँ, कभी कभी गलती से डेटा डिलीट हो गया। इन केस ऑफ डेटा डिलीटेड एक्सीडेंटली और करप्टेड, देन अराइजेस नीड टू रिकवर डेटा। तब हमें डेटा को रिकवर करने की जरूरत है। तब रिकवरी ऑफ द डेटा इज पॉसिबल ओनली इफ कंटेंट्स और मेमोरी स्पेस मार्क्ड डिलीटेड हैव नॉट बीन ओवर। यानी कि अगर अब मुझे इस डी को, जो मैंने बताया कि ये डी को मैंने डिलीट किया था, अब अगर इसको मुझे रिकवर करना होगा तो इसका मतलब यहाँ पे कोई और चीज नहीं आना चाहिए। अगर कोई चीज और आ गया होगा तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो डेटा को रिकवर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां पर कोई चीज और उस स्पेस में ना आया। तो डेटा रिकवरी का मतलब क्या हुआ? डेटा रिकवरी का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डिलीटेड, करप्टेड एंड लॉस्ट डेटा। कोई भी चीज मान लो कि डिलीट हो चुकी है डेटा, या करप्ट हो चुकी है डेटा, या हो सकता है लॉस्ट हो चुकी है डेटा, तो उसको क्या कहते हैं कि रिट्रीव करना ही क्या कहलाता है? रिकवरी का। उसकी उसको रिट्रीव करना ही क्या कहलाता है? रिकवरी कहलाता है। ठीक है। There are usually two security concerns associated with data। डेटा के साथ में दो सिक्योरिटी कंसर्न है। पहला, वन, इट्स डिलीशन बाय सम अनऑथराइज्ड पर्सन। मान लो किसी किसी पर्सन ने डिलीट कर दिया, किसी पर्सन ने क्या कहते हैं कि डेटा को डिलीट कर दिया किसी अनऑथराइज्ड पर्सन द्वारा। दीज कंसर्न्स कैन बी अवॉइडेड। तो चलो ठीक है, किसी ने फोन को लिया और डेटा को डिलीट कर दिया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डिलीट कर दिया तो इससे हमारा कोई समस्या नहीं है। ठीक है, टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजिंग पासवर्ड फॉर यूज। ठीक है। Wherever the possible, there is also option of encrypting files to protect them from unwanted modification। तो कोई उसमें चेंज वेंज ना कर पाए, इसलिए हम उसमें पासवर्ड वगैरह सही से लगा सकते हैं। ये तो ठीक है। लेकिन दूसरा जो डेटा है, दूसरा डर है। पहला डर तो था, पहला थ्रेट क्या था? पहला थ्रेट है कि कोई हमारे डेटा को डिलीट ना कर दे। और डिलीट ना कर दे उसके लिए हमने पासवर्ड वासवर्ड सही से लगाना है, ये सारी चीजें कहनी है भाई। ठीक है, हम लोगों को क्या कहते हैं। लेकिन जो सेकंड है, द अदर कंसर्न इज रिलेटेड टू अनवांटेड रिकवरी ऑफ डेटा बाय अनऑथराइज्ड यूजर और सॉफ्टवेयर। कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर या सॉफ्टवेयर क्या करता है? हमारे डेटा को क्या कर लेता है कि रिकवर कर लेता है। क्या कर लेता है? रिकवर कर लेता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा फोन बेकार हो जाता है या हमारा फोन बेकार
पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अपने स्टोरेज डिवाइसेस को फेंक देते हैं। जो भी अगर हमारी स्टोरेज डिवाइसेस बेकार हो गई तो उसको हमने फेंक दिया, तो हो सकता है कि कोई पर्सन पाए और उसको क्या कर ले, उस डेटा को उसको वो रिकवर कर ले, उस डेटा को क्या कहते हैं कि रिकवर कर ले। जब वो रिकवर कर लेगा तो हो सकता है कि हमें ब्लैकमेल करने लगे, या क्या कहते हैं कि वो हमसे क्या कहते हैं कि हमारे डेटा का यूज करके वो क्या कहते हैं कुछ ना कुछ हमसे पैसे चोरी कर ले, ये कुछ भी हो सकता है, डेटा का चोरी कर ले। ठीक है, इफ दीज स्टोरेज डिवाइसेस फॉल इनटू द hands of the mischief mongers, they can easily recover the data from such devices. This poses a threat to data confidentiality. इसकी वजह से डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को डर होता है कि भाई क्या कहते हैं कि हाँ हमारा डेटा किसी और के साथ में शेयर ना हो जाए। तो यानी कि भाई डेटा को डिलीट करने, हाँ, जब हम डेटा को डिलीट करने की बात करते हैं तो मतलब कि कोई भी पर्सन उसको रिकवर कर सकता है। इसलिए दिस कंसर्न कैन बी मिटिगेटेड बाय प्रॉपर टूल्स टू डिलीट द शेयर्ड बिफोर। अगर हमें किसी भी डिवाइस को फेंकना है या बेचना है तो पहले हमें प्रॉपर तरीके से डेटा को डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक हमने जो पढ़ा था फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में, अभी तक जो हमने फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया उसका नाम है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है वो फिजिकल कंपोनेंट नहीं होता, लाइक हार्डवेयर की तरह सॉफ्टवेयर नहीं होता कि कोई इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे देखिए, इसको पहले यहाँ पे इसको देखते हैं, ये क्या लिखा है, हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो चीजें होती थी जिनको हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर वो चीजें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर। तो ये हार्डवेयर refers to the physical components। हार्डवेयर जो होते हैं ये क्या होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स। हार्डवेयर क्या होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी सीन एंड टच, जिनको हम देख सकते हैं टच कर सकते हैं, जैसे रैम, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। लेकिन वहीं पे सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन यहाँ से लिखा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन है, ध्यान रख लेना। ठीक है, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन ये है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जब मैडम पूछेंगी सॉफ्टवेयर तो यही लिख के आना है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है और डेटा का सेट होता है जो हार्डवेयर को यूज में लाते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि हम बता देंगे सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल टू कंप्लीट द डिजायर्ड टास्क। जो किसी भी जो हमें जो काम कराना है उस काम को कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर ऐसे काम नहीं कर पाएगा, हार्डवेयर वैसे काम नहीं कर पाएगा। अगर हार्डवेयर से काम कराना है, हार्डवेयर से आपको काम कराना है तो फिर सॉफ्टवेयर के कहते हैं की जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो डिजायर्ड, अगर हमें क्या कहते हैं कि हार्डवेयर से काम कराना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। इतना बात समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बट देयर हार्डवेयर इज नो यूज ऑफ इट्स ओन। हार्डवेयर का अपना कोई यूज नहीं हो पाएगा, हार्डवेयर का कोई अपना यूज तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसको सॉफ्टवेयर से काम नहीं कराया जाएगा। हार्डवेयर नीड्स टू बी ऑपरेटेड, हार्डवेयर नीड्स टू बी ऑपरेटेड बाई अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हार्डवेयर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रिफर्ड एज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गए, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम which कैन नॉट बी टच्ड और व्यू फिजिकली। तो यानी कि सॉफ्टवेयर को हम ना तो टच कर सकते हैं ना तो सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं। हाँ ठीक है, सॉफ्टवेयर को ना तो हम टच कर सकते हैं ना तो सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं। इट कंप्राइजेज द इंस्ट्रक्शंस, इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा जिनको कंप्यूटर हार्डवेयर, जिनको प्रोसेस किया जाता है इसका यूज करके, कंप्यूटर हार्डवेयर का यूज करके। ठीक है, सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस और डेटा होते हैं जिनको यूज किया जाता है, जिनको प्रोसेस किया जाता है, जिनको प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर का यूज करके। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर। कोई भी काम करना होता है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिल करके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिल करके करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें डिजाइन, हमें जो जो आउटपुट चाहिए होता है वो मिलता है। ठीक है, द सॉफ्टवेयर कंप्राइजेस ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which on execution deliver the desired outcome। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कुछ पार्टिकुलर चीजें होती हैं, पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डिजायर्ड आउटपुट हमें देता है, जो हमें डिजायर्ड आउटपुट देता है उसे क्या बोला गया, सॉफ्टवेयर बोला गया। ठीक है, इसे जो डिजायर्ड आउटपुट देता है। अब हम बात करते हैं आगे, ईच सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर कंप्यूटेशनल पर्पजेस। सबका अपना अपना कंप्यूटेशनल पर्पज है, हर एक सॉफ्टवेयर का अपना क्या होता है, कंप्यूटेशनल पर्पज होता है। ओके,
हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक कंप्यूटेशनल पर्पज होता है। तो इतना बात हमारे समझ में आ चुका है, इतना बात हमारे समझ में आ चुका है। जैसे सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 या विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्ड प्रोसेसिंग के कहते हैं कि टूल्स, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर, और लिब्रे ऑफिस राइटर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। या वीडियो वीडियो प्लेयर में जैसे वीएलसी प्लेयर, फोटो फोटो एडिटर, ये सब जो है फोटो एडिटर्स लाइक पेंट वगैरह, जो पेंट एंड लिब्रे ऑफिस ड्रॉ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। सबका अपना अपना पर्टिकुलर यूज है, सबका अपना अपना पर्टिकुलर यूज है, ठीक है। A document or a image stored on the hard disk or pen drive is referred to a soft copy। तो अब आपसे पूछा जा सकता है सॉफ्ट कॉपी क्या है। जो भी स्टोरेज डिवाइसेस में, पेन ड्राइव में जो भी डॉक्यूमेंट स्टोर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी, सॉरी सॉफ्ट कॉपी। और जो भी प्रिंट विंट करा दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, हार्ड कॉपी, ठीक है। कोई भी डेटा जो प्रिंट किया गया होगा उसे क्या बोला जाता है, हार्ड कॉपी, ठीक है। और जब तक वो मेमोरी में पड़ा रहता है या पेन ड्राइव में पड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। कोई भी डेटा अगर मेमोरी में पड़ा है या पेन ड्राइव में पड़ा हुआ है तो उसे सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। और जब कोई भी डेटा क्या कहते हैं कि प्रिंट प्रिंट हो गया है तो उसे क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। अब अगला आता है, व्हाट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, अगला टॉपिक आ गया हमारा कि सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत क्या है। सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत ये है ताकि हम हार्डवेयर को यूजफुल और ऑपरेशनल बना सके, ठीक है। हार्डवेयर को हम यूजफुल और ऑपरेशनल बना सके इसलिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर का यूज किस लिए किया जाता है, ताकि हार्डवेयर को यूजफुल और ऑपरेशनल बनाया जा सके। सॉफ्टवेयर को पता है कि सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट। उसको पता होता है कि कैसे वो एंड एंड यूजर से, एंड यूजर मतलब कि जो यूजर है उससे कैसे इंटरेक्ट करना है, कौन से डिवाइस से कौन सा इंफॉर्मेशन लाना है, कौन से डिवाइस को कौन सा इंफॉर्मेशन भेजना है, ये सब पता होता है सॉफ्टवेयर को। ये सारी बातें सॉफ्टवेयर को पता होती है। तो इस वजह से सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर को फंक्शनल करता है, हार्डवेयर को फंक्शन करता है, कि मतलब कि समझ लो कि अब उसको ये पता है कि अगर ये साउंड निकालना है तो हमें क्या कहते हैं कि उसका यूज करना पड़ेगा, कहते हैं कि हाँ, अगर आवाज के लिए तो हमें क्या कहते हैं कि वो क्या नाम है कि हाँ, माइक्रोफोन, मतलब कि अगर उसको आवाज रिकॉर्ड करनी है तो माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी। अगर उसको क्या कहते हैं कि हाँ कोई चीज दिखाना होगा, हाँ कोई भी चीज दिखाना होगा तो उसको पता है कि मॉनिटर की जरूरत पड़ने वाली है। किसी चीज को प्रिंट करना होगा तो उसको पता है प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। वी कैन नॉट टॉक टू और इंस्ट्रक्ट हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर डायरेक्टली। हमें पता है कि जो हार्डवेयर, दो हार्डवेयर के बीच में बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन जब तक सॉफ्टवेयर जो होगा, सॉफ्टवेयर जो होता है ह्यूमन यूजर्स और हार्डवेयर के बीच में काम करता है। हम लोग भी डायरेक्ट, अगर मान लो क्या कंप्यूटर पड़ा है और हम है, क्या हमारा दोनों का इंटरेक्शन हो सकता है, नहीं, तब तक इंटरेक्शन नहीं हो सकता जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा। जैसे एक मोबाइल होता है, मोबाइल ऐसे का वैसे पड़ा रहेगा जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। मोबाइल में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे हाँ, मोबाइल में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप उस मोबाइल का कोई मतलब नहीं, उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यह डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ इंटरेक्शन, हार्डवेयर को क्या कहते हैं कि एंड फंक्शन टू बी परफॉर्म। हार्डवेयर सॉरी सॉफ्टवेयर को हमने क्या कहते हैं कि तीन में कैटेगरी में बांट दिया। सॉफ्टवेयर को हमने तीन कैटेगरी में बांट दिया, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को हमने तीन पार्ट में बांट दिया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी वजह से सिस्टम रन नहीं हो पाए। अगर ये नहीं रहेंगे तो सिस्टम रन नहीं हो सकता, ठीक है। सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, यानी कि इनके बिना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना क्या कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सिस्टम चल पाएगा क्या, नहीं, कंप्यूटर सिस्टम विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। तो यानी कि क्या कहते हैं कि विदाउट इट जो हार्डवेयर होंगे वो थोड़ा सा भी नहीं काम कर पाते हैं। तो यानी कि जो बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, कि तो क्या कहते हैं कि हार्डवेयर को चलाने के लिए उन्हें बोला गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर knows how to operate and use different hardware components of a computer। उसको पता होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को पता है कि हमें कौन से डिवाइस को कैसे यूज करना है, कौन से डिवाइस को कैसे यूज करना है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर को पता है, ठीक है। ये सारी चीजें सिस्टम सॉफ्टवेयर को पता है कि कौन से डिवाइस को और कैसे यूज करना है, कौन से डिवाइस को कैसे यूज करना है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को पता है, ओके। इतना बात समझ में है। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज डायरेक्टली टू एंड यूजर। सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड यूजर को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करता है
हाँ, एंड यूजर्स को डायरेक्टली सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? एंड यूजर्स को डायरेक्टली सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करता है एंड यूजर को। सम अदर सॉफ्टवेयर और किसी भी सब अदर सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी कि देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको किसको सर्विस प्रोवाइड करता है? एंड यूजर। अब क्या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे सॉफ्टवेयर को भी उसकी जरूरत पड़े, तो ये भी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूजर को भी हेल्प करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को भी हेल्प करता है। ठीक है, इसमें इतना बात समझ में। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर। ये तीनों जो हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। जैसे जैसे टाइम, हाँ, एज द नेम इम्प्लाइज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया कि एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है, एक सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसको ऑपरेट करता है? कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट बेसिक, हाँ, बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर, सबसे बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बिना समझ लो कि क्या कहते हैं कि कभी भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा, कोई अदर सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा। इसके बिना कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी अदर सिस्टम काम नहीं करेगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है, ये सारा का सारा काम करता है। इवन डिवाइस मैनेजमेंट भी क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स बेसिक एक्सेस, ये एक्सेस को प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी टू यूजर्स, हाँ, यूजर्स को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू, फेडोरा, एंड्रॉइड एंड आईओएस। ये सब क्या कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज किए जाते हैं फर्दर, और इनके बिना क्या कहते हैं कि कोई भी डिवाइसेस काम नहीं कर सकती सिस्टम्स, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की। फिर अगला आता है सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटीज क्या होती है? सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि अगर हमें हमें कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करना है। हाँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हाँ, जो मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है या उसके कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को, तो उसे बोला जाता है सिस्टम यूटिलिटी। सम ऑफ द यूटिलिटीज आर शिप्ड विद ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही आती हैं, जैसे डिस्क डिस्क फ्रेगमेंटेशन टूल, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी एंड सिस्टम स्टोर रीस्टोर यूटिलिटी। ये कुछ होती है जो उसी के साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही आती है। लेकिन कुछ ऐसी यूटिलिटीज होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में नहीं आती, बल्कि उनको हमें ये कहते हैं कि अलग से लेना पड़ता है, बल्कि उनको हमें अलग से लेना पड़ता है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनर टूल एंड डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये सिस्टम यूटिलिटीज ये भी है, लेकिन इनको अलग से लेना पड़ रहा है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में नहीं मिलती। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कौन कौन सी मिलती है? डिस्क फ्रेगमेंटेशन, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी एंड सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटी। तो अब कल को मैम पेपर में दे देती है तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन टूल इज एग्जांपल ऑफ सिस्टम यूटिलिटी का एग्जांपल। ठीक है, अगला आता है डिवाइस ड्राइवर्स। अगला आता है कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि डिवाइस को चलाने वाला। तो देखो क्या होता है कि, हाँ, डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर का काम होता है किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को रन कराना। किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस से काम कराना है तो डिवाइस ड्राइवर का यूज किया जाता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को काम कराना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइस ड्राइवर को यूज करना पड़ेगा। तो देखो, when it comes to the overall working of the computer system, the operating system does work। हमें पता है कि जब पूरा को कोई की भी काम, डिवाइस मैनेजमेंट सारा का सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि नई नई डिवाइसेस है, हाँ, एवरीडे न्यू डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स आर बीइंग एडेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या होता है, कुछ नई डिवाइसेस ऐड करते हैं, हाँ, नए नए कंपोनेंट्स ऐड करते थे। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम अलोन टू मैनेज ऑल द एग्जिस्टिंग एंड न्यू पेरिफेरल्स। जितने भी हम नए नए डिवाइसेस लगाएंगे, क्या उसको सबको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर सकता है? क्या नहीं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मैनेज कर पाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल कंट्रोल, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस हार्डवेयर इज डेलीगेटेड टू डिवाइस ड्राइवर। तो फिर क्या होता है कि जिस डिवाइस का क्या कहते हैं कि वो नहीं देख पा रहा है, क्या नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन नहीं कर पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है,
तो उसको क्या करेगा, उसके लिए पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, डिवाइस ड्राइवर। कि डिवाइस ड्राइवर क्या करेगा, उसको मैनेज करेगा, उससे काम कराएगा, उस डिवाइस को उससे काम कराएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं, जब मतलब कि जब बहुत सारे, देखो हमें पता है कि सारा का सारा काम किसका करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सारे के सारे अब नए नए डिवाइसेस में नए नए चीजें ऐड होती रहती है, क्या वो सबको ऐड कर, सबको वो कंट्रोल कर सकता है क्या, सबको वो मैनेज कर सकता है क्या, नहीं। तो फिर नए चीजों को मैनेज करने के लिए पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ऑपरेशन का ओवरऑल कंट्रोल ऑपरेशन और उसका मैनेजमेंट का जो पार्टिकुलर डिवाइस का, वो सब काम किसको दे दिया गया, डेलीगेटेड टू डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार से डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या होता है, इंटरफेस की तरह काम करता है, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं हमेशा, देखो ये यहाँ पे देखना, ये डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे है डिवाइस ड्राइवर, देखो। यहाँ पे देखिए, ये यूजर है, यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस के थ्रू क्या कहते हैं कि वो इससे सॉफ्टवेयर से मिल रहा है। आप यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामिंग टूल्स, इनके थ्रू वो सिस्टम यूटिलिटीज का यूज कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर, ये डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइसेस के बीच में कौन है, डिवाइस ड्राइवर होंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस और डिवाइस ड्राइवर्स के बीच में क्या होते हैं, सॉरी, डिवाइस और क्या कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, जो कौन सा परफॉर्म करना है ऑपरेशन, कौन सा नहीं, वो सारी चीजें बताएंगे। एक प्रकार से ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह होता है। डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच्ड डिवाइस, डिवाइस के बीच में क्या कहते हैं कि डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ये मीडिएटर की तरह काम करता है। अब अगला आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगला जो आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिनका हम किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो ये बोलते हैं, ठीक है। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स कोर फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हमें पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से हमें उसका काम करना समझ आया कि वो काम करेगा। लेकिन डिफरेंट यूजर्स नीड कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पजेस, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम होता है कंप्यूटर का, ठीक है। तो यानी कि एक नया कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर बनाया, नया कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर बनाया गया, जो जो क्या कहते हैं कि एंड यूजर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, जो एंड यूजर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। हो सकता है किसी के लिए कोई काम, तो ठीक है, तो यानी कि कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाए जो वर्क ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सबसे ऊपर काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉप पे काम करता है, ठीक है। सिर्फ टॉप पे, टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ पे काम कर रहा है, इस डायग्राम को देखो, इसको बना के आना है पेपर। जब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है, देखो सबसे पहले ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरा पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड देयर आर, इसका काम क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्पज की वजह से बनाया जाता है। इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया जाता है। देयर आर अगेन टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी दो कैटेगरीज है। एक जनरल पर्पज है, जनरल पर्पज मतलब जो सबके लिए काम आ सकता है। एक कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज मतलब जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बनाया जाएगा, तो उसे कस्टमाइज ऑपरेशन, कस्टमाइज्ड बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में है? यहाँ तक तो देख, ठीक है। यहाँ तक देखो, यहाँ पे लिखा हुआ अ कंप्यूटर सिस्टम कैन वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना भी काम कर सकता है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना ये काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना तो काम कर सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज अ कंप्यूटर इवन इफ नो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड, अगर उसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी हम उसको चला सकते हैं, लेकिन उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब हम उसको चला वाला तो नहीं सकते, ठीक है। इतना बात समझ में है? और यहाँ पे हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात कर रहे थे, एक होता है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, हाँ, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर जेनरिक एप्लीकेशन, मतलब कि बिगर ऑडियंस, जब बहुत सारे लोगों के लिए जो यूज में आता है उसे बोला जाता है जनरल पर्पज, और जनरल पर्पज वाले होते हैं। जैसे
ये रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, इसको एंड यूजर्स के द्वारा यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल होता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट देखो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर टूल बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर लेते हैं। एडोब फोटोशॉप बहुत सारे लोग यूज कर लेते हैं। जिम बहुत सारे लोग यूज करते हैं। मोजिला वेब ब्राउजर ये भी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। आई ये भी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। ये सब इसमें आते हैं। बट कुछ अब आते हैं स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर वो होते हैं, दीज आर कस्टम और टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट आर डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के कहते हैं कि के रिक्वायरमेंट को क्या कहते हैं कि फुलफिल करने के लिए यूज किए जाते हैं। दे आर बेटर सूटेड टू नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि वेबसाइट्स, ये किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, ये किसी पर्टिकुलर पर्पज, तो इसे बोला गया कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। इनका क्या होता है कि लोग अपने अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से इसको क्या कहते हैं कि बनवा सकते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में। प्रोप्राइटरी, अब अगला आता है प्रोप्राइटरी और फ्री सॉफ्टवेयर। तो देखो डेवलपर्स of some software allow public to freely use their software along with their source code। यानी कि सॉफ्टवेयर भी फ्री है, सॉफ्टवेयर भी फ्री है और सोर्स कोड भी फ्री है, सोर्स कोड विद एम टू इम्प्रूव फर्दर। और इसको सोर्स कोड में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। सोर्स कोड में अगर चेंज कर सकते हैं तो ऐसे सॉफ्ट, इसको बोला गया फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स जिसमें सॉफ्टवेयर भी फ्री है और सोर्स कोड को भी चेंज किया जा सकता है, सोर्स कोड को भी चेंज किया जा सकता है। उसे क्या बोला जाता है? फ्री एंड ओपन सोर्स। तो पेपर में पूछा जाता है फॉस का फुल फॉर्म, कभी कभी फॉस पूछ ली गई व्हाट इज फॉस, तो एफ ओ, फ्री एंड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल सोर्स कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू। उबुंटू एक क्या कहते हैं कि फॉस का एग्जाम्पल है। उबुंटू की जब मैं बात करता हूँ, उबुंटू क्या है? एक फॉस का एग्जाम्पल है। उबुंटू जो होता है उसका सोर्स कोड लोगों के पास है, लोगों के पास रहता है। लोग कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, उसको अपने, हाँ, विद रिक्वायर्ड नॉलेज टू इम्प्रूव और न्यू एड न्यू फंक्शनलिटी, वो न्यू फंक्शनलिटी को ऐड कर सकता है या इम्प्रूव कर सकता है, ये सारी चीजें। बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। फॉस में क्या कहते हैं? पाइथन आ जाता है, लिब्रे ऑफिस आ जाता है, ओपन ऑफिस आ जाता है, मोजिला फायरफॉक्स आ जाता है। ये सब क्या आते हैं? फॉस के एग्जाम्पल होते हैं। समटाइम्स सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल बट सोर्स कोड नहीं अवेलेबल होता है, तो उसे फ्रीवेयर बोला गया। फ्रीवेयर में क्या होता है? फ्रीवेयर में सॉफ्टवेयर तो फ्रीवेयर, फ्रीवेयर में क्या होता है? सोर्स कोड नॉट अवेलेबल, उसमें सोर्स कोड नहीं अवेलेबल होता, लेकिन सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल होता है। सॉफ्टवेयर फ्री टू यूज, यूज उनको फ्री किया जा सकता है, लेकिन उसके सोर्स कोड नहीं अवेलेबल होते, तो उसे फ्रीवेयर बोला जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल, सॉफ्टवेयर तो फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन उनका सोर्स कोड फ्री, उनका सोर्स कोड नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो उनका क्या कहते हैं कि सोर्स कोड नहीं अवेलेबल है। ओके, ओके, यहाँ तक बात समझ में आए? अब आगे, आगे। सच सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड फ्रीवेयर। इससे फ्रीवेयर के एग्जांपल जो है स्काइप, अडोब रीडर जो है, ये सब स्काइप और अडोब रीडर जो है वो क्या कहते हैं कि इसी के एग्जांपल है। स्काइप और अडोब रीडर जो है इसी के एग्जांपल है। व्हेन सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड, जब सॉफ्टवेयर, व्हेन सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड हैज टू बी परचेज्ड फ्रॉम वेंडर एंड हैव द कॉपीराइट ऑफ द सॉफ्टवेयर। वेंडर के पास में कॉपीराइट है सॉफ्टवेयर की और उससे खरीदना पड़ रहा है, उससे सॉफ्टवेयर को खरीदना भी पड़ रहा है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर।
प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हमें खरीदना खरीदना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, टैली हो गया, क्विक हील, ये सब हमें हमें खरीदना पड़ता है। अ सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीवेयर, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। पर्सन और ग्रुप किसके पास है किसके पास नहीं है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कैसा, मतलब कि प्रोप्राइटरी है या क्या है। तो आपको यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्रोप्राइटरी वाले सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ता है। और क्या कहते हैं, फ्री एयर वाले में क्या कहते हैं कि सोर्स कोड नहीं अवेलेबल था, लेकिन फ्रीली अवेलेबल था। और ओपन सोर्स वाले में क्या था, फ्री भी था और ओपन सोर्स भी था। इतना बात समझ में आ गया है आपको, ठीक है। और इससे हमारा चैप्टर हो गया।